कड़कती बिजली और बारिश के बीच ससुराल में बहू का स्वागत। कड़कती बिजली के साथ तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका होता है, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है, लोग लगातार हॉर्न बजा रहे होते हैं। लेकिन सड़क के बीचों बीच एक लड़की बारिश में दोनों हाथ फैलाकर घूम रही होती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है। वो लड़की बरखा होती है, जिसे बारिश से बेहद प्यार होता है। वाह, कितनी प्यारी बारिश है। सड़क पर खड़े लोग परेशान हो रहे होते हैं। तभी एक कार का दरवाजा खुलता है और एक लड़का गुस्से में बाहर निकलता है। अरे मैडम, मरना है तो कहीं और जाकर मरो, हमें भी जाने दो, पूरी सड़क जाम कर रखी है आपने। बरखा अचानक रुक जाती है। वो चारों तरफ देखती है, तब उसे एहसास होता है कि उसके कारण पूरा ट्रैफिक रुक गया है। सॉरी, मुझे नहीं पता चला। बरखा तुरंत सड़क के किनारे चली जाती है। गाड़ी चलने लगती है। बरखा अपनी हथेलियां आगे करती है और उन पर गिरती बारिशों की बूंदों को देखने लगती है। लोगों के लिए ये सिर्फ बारिश है, लेकिन मेरे लिए ये एक इमोशन है। अगली सुबह गांव के किनारे एक छोटा सा ईंटों का घर होता है। घर में ज्यादा सुविधाएं नहीं होती। मधुबाला सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। गर्मी की वजह से उनके माथे से पसीना बह रहा होता है। बरखा उनके पास बैठकर कपड़ों की कटिंग में मदद कर रही होती है। बेटा, ये वाला कपड़ा इधर रख दे। जी मम्मी। तभी दरवाजे से मोहन जी अंदर आते हैं। उनके कपड़े मिट्टी से सने होते हैं। वो खेतों में मजदूरी करके लौटे होते हैं। पापा, पानी पी लीजिए। जुग जुग जियो मेरी बेटी। मोहन जी देखते हैं कि बरखा अपनी माँ की मदद कर रही है। बेटा, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस पढ़ाई कर। लेकिन पापा, मैं भी तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप दोनों दिन रात मेहनत करते हो। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपकी मदद नहीं कर सकती? तू मेरी बेटी नहीं, मेरी जान है। जिस दिन से तू हमारी जिंदगी में आई है ना, उस दिन से हमारी दुनिया खुशियों से भर गई है। बरखा भावुक होकर अपने माता पिता को गले से लगा लेती है। अगले दिन तपती धूप में मोहन जी खेतों में मजदूरी कर रहे होते हैं। उनके शरीर से पसीना टपक रहा होता है। दूसरी तरफ मधुबाला घर के अंदर गर्मी में बैठकर सिलाई कर रही होती है। वहीं बरखा भी घर के बाहर लगी चटाई पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। उसके पीछे एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, जिस पर बरखा ट्यूशन क्लासेस लिखा होता है। दीदी, ये सवाल समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाती हूँ। बरखा बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाती है। ट्यूशन से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं, उनसे वो अपने परिवार की मदद करती है। कुछ समय बाद बरखा कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलती है। उसके हाथ में किताबें होती हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसे देखकर बातें करने लगती हैं। देखो, अपनी लड़की को कितनी आजादी दे रखी है इसके माँ बाप ने। सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती होगी। बरखा उनकी बातें सुन लेती है। वो रुक जाती है और उनकी तरफ मुड़कर देखती है। आंटी, खुद की बेटी को तो आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, और मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ा रहे हैं, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इतना कहकर बरखा वहाँ से चली जाती है। देखा, कितना घमंड है इसमें। कॉलेज की कैंटीन में काफी चहल पहल होती है। कोई हंस रहा होता है, कोई असाइनमेंट की बात कर रहा होता है। कैंटीन के बाहर तेज हवाएं चल रही होती हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी भी समय जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। बरखा अपनी 3 दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठी होती है और बार बार बाहर आसमान की तरफ देख रही होती है। यार, अगर अभी बारिश हो गई ना तो मजा ही आ जाएगा। मेरा तो पूरा दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब देखो तब तू बारिश की बातें करती रहती है। बारिश बारिश, आखिर ऐसा क्या है इस बारिश में जो तुझे इतनी पसंद है? यार, ये बारिश नहीं, मेरे लिए एक इमोशन है और मैं इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ। इमोशन? कुछ तो वजह होगी ना। बरखा कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगती हैं। कई साल पहले की बात होती है। आसमान में काले बादल छाए होते हैं। तेज बारिश हो रही होती है। नदी का पानी उफान पर होता है। नदी के किनारे मोहन जी खेत में काम कर रहे होते हैं, जबकि थोड़ी दूर पर मधुबाला गाय चरा रही होती है। अरे सुनिए, जल्दी चलिए, देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। ये गाय भी मेरी बात नहीं सुन रही है। हाँ, बस आ रहा हूँ। एक बार ये ईख बो दूं, वरना आधी रह जाएगी, फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी मधुबाला की नजर नदी की तरफ जाती है। तेज बहाव के बीच में किनारे पर एक छोटी सी टोकरी दिखाई देती है। अरे सुनिए, वहाँ देखिए, वो क्या है? दोनों दौड़कर नदी किनारे पहुंचते हैं। टोकरी के अंदर कुछ महीनों की एक नन्ही बच्ची लेटी होती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही होती हैं। हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची कौन यहाँ छोड़ सकता है? अरे किसी का क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने। मोहन जी तुरंत बच्ची को अपनी गोद में उठा लेते हैं।
अरे इसका शरीर तो तप रहा है, इसे तेज बुखार है, जल्दी घर चलिए। कुछ देर बाद दोनों बच्ची को लेकर घर आते हैं। मधुबाला उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। बच्ची अब चैन से सो रही होती है। कितनी प्यारी बच्ची है, कोई बहुत कठोर इंसान होगा जिसने इसे अपने से दूर किया है। आज से यह हमारी बेटी है और आज से इसका नाम होगा बरखा। हम तो निसंतान थे, भगवान ने इस बारिश के जरिए हमारी बेटी को हमारे पास भेज दिया। अब यही हमारी बेटी होगी। दोनों भावुक होकर उस नन्ही बच्ची को सीने से लगा लेते हैं। समय बीतने लगता है। बरखा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बचपन से ही उसे बारिश से खास लगाव होता है। जैसे ही बारिश होती वो खुशी से झूम उठती। स्कूल में हिंदी की क्लास चल रही होती है। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे होते हैं। बच्चों बताओ, बारिश का एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मैडम, मेघा बरखा मैडम। बिल्कुल सही। अरे हमारी क्लास में भी तो बरखा है, इसलिए इसे बारिश इतनी पसंद है। हाँ, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। कुछ साल बाद 10वीं का रिजल्ट आता है। स्कूल के बाहर भीड़ लगी होती है। बरखा पूरे जिले में टॉप कर जाती है। उसी समय आसमान में बादल गरजते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मेरी बेटी ने टॉप कर लिया है। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत आगे जाएगी। एक और दिन स्कूल में डिबेट प्रतियोगिता होती है। बरखा पहला स्थान हासिल करती है। उसके हाथ में ट्रॉफी होती है। जैसे वो स्टेज से नीचे उतरती है, बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। फिर बारिश। समय बीतता है और बरखा कॉलेज पहुंच जाती है। बरखा प्रेजेंट में लौट आती है। उसकी दोस्तें ध्यान से उसकी बात सुन रही होती हैं। पता नहीं यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरी जिंदगी में कोई बड़ा या अच्छा पल आता है, उस दिन बारिश जरूर होती है। मुझे लगता है ये बारिश एक संकेत है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, जैसे भगवान मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब जब भी तेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है? हाँ यार, अब ये कोई कॉन्सिडेंस है या भगवान का इशारा, मुझे नहीं पता। हाँ, ये तो सच में पागलों वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। तू क्या भगवान की कोई स्पेशल बच्ची है जो तेरे साथ अलग चीज होती होगी? पता नहीं यार, बस इतना पता है कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। तभी बारिश की बूंदें कैंटीन की खिड़की पर गिरने लगती हैं। क्या बरखा को बारिश को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या नहीं? कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला होता है। कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक बड़ा प्लेसमेंट फंक्शन चल रहा होता है। सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठे होते हैं। स्टेज को फूलों और लाइटों से सजाया गया होता है। टीचर एक एक करके छात्रों के नाम पुकार रहे होते हैं। और अब बारी है हमारी कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा की। बरखा की प्लेसमेंट हमारे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में हुई है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सभी छात्र खड़े होकर क्लैपिंग करने लगते हैं। वाह बरखा, मुझे पता था तू जरूर सिलेक्ट होगी। बरखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो स्टेज पर जाती है। हमें तुम पर गर्व है बेटा। थैंक यू सर। कुछ देर बाद बरखा खुशी खुशी घर पहुंचती है। जैसे वो घर के अंदर जाती है, दौड़कर अपने माता पिता के गले लग जाती है। मम्मी पापा। वो दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा कर देती है और उनके साथ गोल गोल घूमकर डांस करने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतनी खुश कैसे है? आज मेरी बच्ची को क्या हो गया? आज तो कुछ ज्यादा ही चहक रही है। पापा, मेरी जॉब लगने वाली है। बस एक इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद मेरी जॉब पक्की हो जाएगी। क्या? सच में? दोनों तुरंत उसे गले लगा लेते हैं। मुझे तो पहले से पता था, मेरी बेटी बचपन से टॉपर रही है। मुझे पता था कि एक दिन ये बहुत बड़ा काम करेगी। पापा, अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं आप दोनों को बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। मधुबाला और मोहन जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। बेटा बस तू अपने पैरों में खड़ी हो जा। तू अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगी तो हमें और क्या चाहिए। ऐसे कैसे? मेरे मम्मी पापा पीछे थोड़ी ना रहेंगे। अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो आप दोनों भी मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर दोनों माता पिता की आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन आसमान में काले बादल छाए होते हैं। कुछ ही देर में बारिश शुरू होती है। सड़कें लगभग खाली हो चुकी होती हैं। बरखा अपने ट्यूशन के बच्चों के साथ घर लौट रही थी। बारिश देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती। दीदी बारिश, चलो आज खूब मस्ती करेंगे। सभी बच्चे सड़क के बीचों बीच बारिश में खेलने लगते हैं। कोई पानी उछाल रहा होता है, कोई दौड़ रहा होता है। बरखा भी बच्चों की तरह बारिश में झूम रही होती है। तभी दूर से एक कार तेजी से आती है। कार के अंदर बैठा अर्जुन किसी गहरी सोच में खोया हुआ होता है। उसका सड़क पर ध्यान नहीं होता। अचानक उसकी नजर सामने जाती है। ओ नो! वो तुरंत ब्रेक लगाता है। कार बरखा से कुछ इंच पहले रुक जाती है। डर के मारे बरखा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, लोग पागल हैं क्या? दिखाई नहीं देता कि सड़क पर कोई खड़ा भी हो सकता है।
अर्जुन कार के अंदर बैठा उसे देखता रह जाता है। बारिश की बूंदें बरखा के चेहरे पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है। अर्जुन जैसे कुछ पल के लिए खो जाता है। बरखा बच्चों को लेकर सड़क के किनारे चली जाती है और वहां से निकल जाती है। अर्जुन कार से बाहर उतरता है। अरे कहाँ गई? लेकिन तब तक बरखा जा चुकी होती है। दूसरी तरफ अर्जुन की कंपनी में लगातार नुकसान हो रहा होता है। वो पहले से ही तनाव में होता है, लेकिन अब उसके दिमाग में बार बार वही बारिश वाली लड़की घूम रही होती है। अर्जुन अपने केबिन में बैठा होता है। यार, वो लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। क्या मुझे उसे ढूंढना चाहिए? सोचते सोचते वो एक कागज उठाता है और उसका स्केच बनाने लगता है। कुछ देर बाद स्केच पूरा हो जाता है। हाँ, यही चेहरा था। पता नहीं इस चेहरे को देखकर इतना सुकून क्यों मिलता है। अर्जुन अपने मैनेजर को केबिन में बुलाता है। हाँ भाई, बताओ क्या काम है? मेरे लिए इस लड़की को ढूंढ दो। अरे वाह, तू एक लड़की के चक्कर में इतना पागल कब से होने लगा? दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं भाई। नहीं यार, ये कोई इन्फेक्चुएशन नहीं है। मुझे पहली नजर में इस लड़की से प्यार हो गया है। बस इसे मेरे लिए ढूंढ दे। ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ। अगले कई दिनों तक मैनेजर पूरे शहर में उस लड़की को ढूंढता रहता है। वो लोगों को स्केच दिखाता है, कॉलेजों में जाता है, बाजारों में पूछता है, नहीं मिलती। एक हफ्ता बीत जाता है। हाँ यार, मैं पिछले एक हफ्ते से तेरा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये लड़की मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। अर्जुन निराश होकर फिर से स्केच की तरफ देखने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि किस्मत बहुत जल्द उसी लड़की को उसकी जिंदगी में फिर से लाने वाली है। अगले दिन उनकी कंपनी में इंटरव्यू चल रहे होते हैं। बाहर लंबी लाइन लगी होती है। एक एक करके इंटर्न अर्जुन के केबिन में जा रहे होते हैं और इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। जैसे अर्जुन सिर उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने वही लड़की होती है जिसे वो पिछले कई हफ्तों से ढूंढ रहा होता है। अरे, ये तो वही लड़की है। भगवान ने ये कमाल कर दिया। जिसे मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा था, वो खुद मेरे सामने आ गई। बरखा कुर्सी पर बैठ जाती है। तो आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहती हैं? सर, मेरा परिवार बहुत गरीब है। मैं अपने माता पिता को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती हूँ। हर कोई इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का सपना देखता है। मैंने भी देखा था सर। मैं अपनी मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनवाना चाहती हूँ। उन्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जिनके वो हकदार है। और मुझे लगता है कि ये नौकरी मेरे उस सपने की शुरुआत हो सकती है। अर्जुन उसकी बातें ध्यान से सुनता रहता है। कंग्रेचुलेशंस मिस बरखा। जी। यू आर हायर्ड। बरखा कुछ सेकंड तक उसे देखती रह जाती है। क्या सिर्फ एक सवाल पूछकर इन्होंने मुझे हायर कर लिया? कितनी अजीब बात है। कुछ दिनों बाद बरखा अपनी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। वो रोज समय पर ऑफिस आती है और पूरी मेहनत से काम करती है। दूसरी तरफ अर्जुन लगातार उसे देख रहा होता है। मैं ऐसे ही लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे इसके बारे में और जानना होगा। क्या पता ये सिर्फ देखने में अच्छी हो और अंदर से बिल्कुल अलग हो। अर्जुन धीरे धीरे बरखा के कई टेस्ट लेने लगता है। कभी वो उसे मुश्किल प्रोजेक्ट देता है, कभी कम समय में बड़ा काम पूरा करने को कहता है, लेकिन हर बार बरखा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है। सर, ये लड़की तो कमाल है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक दिन कंपनी की टीम एक वृद्धाश्रम में सेवा कार्य के लिए जाती है। वहां बरखा बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। कोई दादी उसे आशीर्वाद दे रही होती है तो किसी दादाजी के लिए वो खाना परोस रही होती है। बेटा, तू बहुत अच्छी है। दादी, आप भी तो मेरी दादी जैसी हो। दूर खड़ा अर्जुन ये सब देख रहा होता है। ये लड़की सच में एक ब्लेसिंग है। जैसी दिखती है दिल से भी वैसी ही है। एक शाम ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। सभी एम्प्लॉय घर जा चुके होते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। बरखा ऑफिस के बाहर खड़ी बारिश को देख रही होती है। तभी अर्जुन अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इतनी तेज बारिश में कैसे जाएंगे? नहीं सर, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। आपके लिए ये सिर्फ भीगने वाली बारिश होगी, लेकिन मेरे लिए खुशी है। इतना कहकर बरखा बारिश में चल देती है। अर्जुन उसे मुस्कुराकर देखता रहता है। अच्छा, तो मैडम को बारिश बहुत पसंद है। समय बीतने लगता है। अर्जुन और बरखा की दोस्ती बढ़ने लगती है। कभी दोनों कैफेटेरिया में साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, कभी लंच के दौरान घंटों बातें करते हैं, कभी किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करते हैं। धीरे धीरे ऑफिस के बाहर भी दोनों मिलने लगते हैं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन और बरखा पार्क में बैठे बातें कर रहे होते हैं। लगता है बारिश और तेज होने वाली है। अचानक बारिश बहुत तेज हो जाती है। चलो जल्दी। अर्जुन बरखा का हाथ पकड़कर पास के एक छत के नीचे ले जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। बरखा पूरी तरह भीग चुकी थी।
अर्जुन भी हल्का हल्का भीगा होता है। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। बरखा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बरखा हल्का सा शर्मा जाती है। क्या ये बारिश फिर से कोई संकेत दे रही है कि अर्जुन मेरे लिए सही इंसान है? शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगले दिन अर्जुन अपने घर पर सबको ये बात बताता है। मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तेरी पसंद से कोई शादी नहीं होगी। हमने तेरे लिए लड़की ढूंढ रखी है, शादी उसी से होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे तेरी खुशी मंजूर है बेटा। हाँ, और बढ़ावा दो इसे। मना करने की बजाय इसकी हर बात मान लो। मम्मी, इसमें बदतमीजी क्या है? अपना लाइफ पार्टनर चुनना कोई गलत बात नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रीतम जी पूरे परिवार को लेकर बरखा के घर जाते हैं। दोनों परिवारों की मुलाकात होती है। बरखा का स्वभाव और संस्कार देखकर रिश्ता पक्का हो जाता है। घर लौटते समय शिल्पा कार में बैठी गुस्से से बात कर रही होती है। छी भैया, कैसी पसंद है आपकी? इतनी गरीब लड़की, उसके घर में तो एक ढंग का पंखा तक नहीं था और आपको वही लड़की पसंद आ गई। भाभी, हर लड़की आपकी तरह नहीं होती। घर में पंखा हो और अकल घुटनों में हो, उससे अच्छा है दिल अच्छा हो। यह सुनते ही शिल्पा की बोलती बंद हो जाती है। कमला देवी भी चुप हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक बड़े मैरिज गार्डन को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया होता है। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न होती है। अर्जुन और बरखा साथ फेरे लेते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। कुछ समय बाद विदाई का समय आ जाता है। माहौल भावुक हो जाता है। मधवाला और मोहन जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। बरखा भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही। हे भगवान, आज भी बारिश करवा देना। मुझे एक बार फिर संकेत दे दो कि मैंने सही फैसला लिया है। जब तक बारिश नहीं होगी मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। बरखा भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही होती है। बरखा अपने माता पिता को कसकर गले लगा लेती है। हमेशा खुश रहना बेटा। जहाँ रहना मुस्कुराते रहना। बरखा रोते रोते गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। पूरे रास्ते बरखा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो बार बार आसमान की तरफ देख रही होती है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई होती। बारिश हो जाओ प्लीज, बस एक बार। अब चुप भी हो जाओ। ऐसी क्या बात हो गई? सभी लड़कियों को अपने घर से विदा होना पड़ता है। लेकिन बरखा फिर भी उदास रहती है। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। बादलों की तेज गर्जना सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड बाद बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। टप टप टप। बरखा तुरंत अपने आंसू पोंछती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे फिर से संकेत मिल गया, सब ठीक होगा। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद गाड़ियां अर्जुन के आलीशान घर के सामने पहुंच जाती हैं। बड़े बड़े लोहे के गेट धीरे धीरे खुलते हैं। अंदर एक बड़ी सी पार्किंग होती है जहां पर सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। बीच में एक फव्वारा बड़ा बना होता है और उसके पीछे बड़ी हवेली दिखाई दे रही होती है। लेकिन बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। रिश्तेदार जल्दी जल्दी अपनी छतरियां खोल लेते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी बरखा के लिए एक खूबसूरत फूलों से सजी पालकी लाई जाती है। बहू रानी, पालकी में बैठ जाइए। बरखा पालकी में बैठ जाती है और पालकी हवेली की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद बरखा अचानक बेचैन हो जाती है। रुकिए। पालकी बीच रास्ते में रुक जाती है। क्या हुआ बहू रानी? मुझे नीचे उतार दीजिए। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। मैं अंदर ऐसे ही नहीं जाऊंगी। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। मैं तो बारिश में भीगते हुए ही घर जाऊंगी। बारातियों में हलचल मच जाती है। सभी लोग छतरियां लेकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। कितनी गंदी बारिश है। मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई है। बहू का बारिश में घर आना बहुत शुभ माना जाता है। यह सुनकर कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। क्या शुभ है इसमें? इसके आते ही इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे तो लगता है ये घर में भी ऐसी ही कड़कती बारिश की तरह तूफान मचाएगी। पता नहीं आगे क्या क्या करेगी। मम्मी जल्दी अंदर चलिए, मेरी पूरी साड़ी खराब हो गई है। सभी रिश्तेदार भागते भागते हवेली के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बरखा अभी भी बाहर खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही होती है। अर्जुन थोड़ी दूर पर खड़ा हो उसे देख रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। ये लड़की सच में अलग है। तभी अर्जुन अपनी कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। छम 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 गाना बजते ही बरखा खुशी से हंस पड़ती है। वो बारिश में घूमने लगती है, फिर धीरे धीरे डांस करने लगती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर और हाथों पर गिर रही होती हैं। उसकी शादी का लाल जोड़ा पूरी तरह भीग चुका होता है। घर के अंदर खड़े सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होते हैं और कुछ लोग हैरान होते हैं। अर्जुन की नजरें सिर्फ बरखा पर टिकी होती हैं। कुछ देर बाद गाना खत्म हो जाता है। चलिए मैडम, अब गृह प्रवेश भी करना है या पूरी रात बारिश में ही नहाने का प्लान है? चलो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
इसके बाद अर्जुन और बरखा हाथ पकड़कर मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पूरी तरह बारिश में भीगे हुए होते हैं। कमला देवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। आते ही इतना ड्रामा शुरू कर दिया है, आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। शिल्पा भी मुंह बनाकर बरखा को देख रही होती है। पता नहीं भैया को इसमें क्या पसंद आया। बरखा उनकी बातें सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर वही मुस्कान बनी रहती है। बारिश अब भी लगातार बाहर बरस रही होती है। बरखा चावल का कलश गिराती है और घर के अंदर कदम रखती है। शादी के अगले दिन बरखा की पहली रसोई की रस्म होती है। सुबह सुबह वो पूरे उत्साह के साथ रसोई में पहुंच जाती है। वो सबके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती है। आज सबको मेरा खाना जरूर पसंद आएगा। बरखा जैसी कुछ देर के लिए रसोई में बाहर जाती है, शिल्पा चुपके से अंदर आ जाती है। बहू रानी, इतना अच्छा इम्प्रेशन जमाने का सपना मत देखो। शिल्पा चुपचाप दाल और सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है और फिर ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सभी लोग खाना परोस लेते हैं। जैसे ही सब पहला निवाला खाते हैं उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। खाने में बहुत ज्यादा नमक था लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तभी कमला देवी खाना चखती हैं। ये क्या बनाया है तूने? पहली रसोई में ही इतना नमक डाल दिया। सिर्फ बातें बनानी आती है क्या? कोई काम भी करना आता है या नहीं? गवार कही की। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो खाना खुद टेस्ट किया था, तब तो ठीक था। अच्छा तो ये देख। कमला एक चम्मच दाल बरखा को चखाती है। बरखा का चेहरा भी उतर जाता है। इसमें इतना नमक कैसे आ गया? अरे कोई बात नहीं, बच्ची ने पहली बार खाना बनाया है। अगर ताने देने की बजाय इसे सिखाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बस, बेटे को भी बढ़ावा देते रहो और बहू को भी। अभी से सिर पर चढ़ा लो ताकि कल हमारे सिर पर नाचे। कमला देवी चुपके से शिल्पा की तरफ देखती हैं। शिल्पा धीरे से आंख मारती है। मिशन सफल। दिन बीतने लगते हैं। बरखा और अर्जुन रोज सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। महीने की पहली सैलरी आते ही बरखा अपनी आधी सैलरी अपने माता पिता के खाते में भेज देती है। एक दिन कमला देवी बैंक मैसेज देख लेती हैं। देखो जरा, अपनी आधी सैलरी मायके भेज रही है। ससुराल का सोचने की बजाय अपने माँ बाप के पीछे पड़ी है। मम्मी, अगर मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और वैसे भी उनकी हालत आपको पता है। अगर बरखा उनका सहारा नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? बस अब यही बाकी था। मम्मी सही कह रही हैं। आज आधी सैलरी भेज रही है, कल पूरी कंपनी भी मायके पहुंचा देगी। कमला और शिल्पा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। दूसरी तरफ बरखा अपनी नई जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन बाहर तेज बारिश हो रही है। बरखा रसोई में तरह तरह की पकौड़ियां बनाती है। पापा जी, आलू की पकौड़ी और ये पनीर वाली है। वाह बहू। सभी लोग खिड़की के पास बैठकर बारिश देखते हुए पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अर्जुन और बरखा एक ठेले के पास रुक जाते हैं। अरे मैगी खाओगे भैया? हाँ, 2 प्लेट बना दो। दोनों बारिश में खड़े होकर गर्मा गर्म मैगी खाते हैं। बारिश और मैगी, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी मुस्कान? बरखा शर्मा जाती है। कुछ समय बाद कमला देवी और शिल्पा अचानक रोज ऑफिस जाने लगती हैं। जी, आज फिर मैडम आ गई, लगता है कोई खास बात है। जब से बरखा ऑफिस में सबकी फेवरेट होने लगी थी तभी से कमला और शिल्पा की बेचैनी बढ़ गई थी। एक दिन प्रीतम जी ऑफिस में कमला देवी से पूछते हैं, अचानक तुम्हें बिजनेस में इतनी दिलचस्पी कैसे आ गई? सालों बाद रोज ऑफिस आने लगी। बस कंपनी में कुछ चोर घुस आए हैं, इसलिए निगरानी रखनी पड़ रही है। शिल्पा और कमला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। मीटिंग रूम में अर्जुन, मुकुल, कमला देवी और शिल्पा और बरखा मौजूद होते हैं। ये एडवांस पेमेंट का चेक है। वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी टेबल पर रख देता है। और ये एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, इसे बहुत संभाल कर रखिएगा, इसके बिना डील फाइनल नहीं हो पाएगी। चिंता मत कीजिए, सब सुरक्षित रहेगा। मीटिंग खत्म होते ही कमला और शिल्पा की नजर उस दस्तावेज पर पड़ती है। यही मौका है, आज इसका खेल खत्म। दोनों चुपके से वो डॉक्यूमेंट और चेक गायब कर देती हैं। कुछ दिनों बाद बिजनेस पार्टनर दोबारा कंपनी आते हैं। वो चेक और डॉक्यूमेंट कहाँ है? उनके बिना हम डील आगे नहीं बढ़ा सकते। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। क्या फाइल नहीं मिल रही है? तुरंत ढूंढो। पूरा ऑफिस खोजने में लग जाता है लेकिन दस्तावेज कहीं नहीं मिलते। मुझे याद आया, आखिरी बार वो फाइल बरखा के पास थी। हाँ, शायद उसी ने कहीं रख दी होगी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है। फुटेज में बरखा आर्काइव रूम में जाती हुई दिखाई देती है। असल में कमला और शिल्पा ने पहले से ही ऐसा इंतजाम किया होता है कि शक बरखा पर जाए। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। बरखा, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ है।
कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है, इसके लिए यही जिम्मेदार है। बरखा, आज से तुम कंपनी का हिस्सा नहीं हो। बरखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन तुम भी। बरखा रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाती है। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बरखा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी होती हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? पहली बार बरखा को उस बारिश में सुकून नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ गांव में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही होती है। नदी का पानी उफान पर आ चुका होता है। कई कच्चे घर गिरने लगते हैं। गलियां पानी से भर जाती हैं। लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर भाग रहे होते हैं। अरे भाई जल्दी भागो, नदी का पानी गांव में घुस आया है। देखते ही देखते गांव का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जाता है। कई परिवार बेघर हो जाते हैं। मोहन जी और मधुवाला भी अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दोनों बारिश में भीगते हुए दूर एक छोटे से मकान में शरण लेते हैं। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, जान बच गई, यही बहुत है। मधुवाला तुरंत एक औरत का फोन लेकर बरखा को फोन लगाती है। हेलो मम्मी। बेटा, हमारा पूरा गांव बारिश में तबाह हो गया। जब तक हम कोई ठिकाना नहीं ढूंढ लेते तू गांव मत आना। क्या मम्मी, आप लोग कहाँ हो? कहाँ रह रहे हो? तभी नेटवर्क चला जाता है। फोन कट जाता है। हेलो हेलो मम्मी। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बरखा बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ नौकरी चली गई, दूसरी तरफ मम्मी पापा बेघर हो गए और मैं अभी तक खुद को बेगुनाह साबित भी नहीं कर पाई हूँ। नहीं, मुझे सबको गलत साबित ही करना होगा। अगले दिन अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अर्जुन, बस मुझे आज का एक और दिन दे दो। अब क्या करोगी? कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बस एक मौका दे दो। मुझे पूरा यकीन है कि मैं सच सामने ला सकती हूँ। अर्जुन को सोचकर हामी भर देता है। ऑफिस पहुंचते ही बरखा जांच शुरू कर देती है। वो घंटों सीसीटीवी फुटेज देखती रहती है। तभी उसे पता चलता है कि आर्काइव रूम के पास वाला एक कैमरा खराब है। कहीं यही राज तो नहीं? वो कैमरा इंजीनियर को बुलाती है। मैडम, कैमरा खराब नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसकी रिकॉर्डिंग छुपाई है। क्या? कुछ देर बाद असली फुटेज रिकवर हो जाती है। फुटेज देखकर बरखा की आंखें खुली रह जाती हैं। आखिर सच मिल ही गया। उसी समय कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी मीटिंग चल रही होती है। सभी डायरेक्टर और परिवार के सदस्य मौजूद होते हैं। अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और सभी लोग पलट कर देखते हैं। ये क्या कर रही है? अब फिर कौन सा ड्रामा शुरू करने आ गई है? मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, उससे ज्यादा मैं किसी का समय नहीं लूंगी। बरखा अपना फोन एलईडी स्क्रीन से कनेक्ट करती है। अगले ही पल सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है। पूरी मीटिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में शिल्पा फाइल छुपाती हुई दिखाई देती है। फिर कैमरे के साथ छेड़छाड़ करती हुई भी दिखाई देती है। कैमरा खराब नहीं था, उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था। शिल्पा, ये सब क्या है? ये रहे वो पेपर जिन्हें हम सब इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। शिल्पा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि दीदी मेरे माई के पैसे भेजने पर नाराज थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कंपनी के पैसे इनके भाई के खाते में भेजे गए, 50 लाख रुपए, और ये पहली बार नहीं हुआ। क्या 50 लाख? नहीं, झूठ बोल रही है। क्यों दीदी, सबको सच बता दीजिए। शिल्पा, आज सच बोल, वरना इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दी जाएगी। हाँ मम्मी, मेरे भाई का बिजनेस नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने कंपनी से पैसे निकाल कर उसकी मदद की। ये सुनते ही सभी लोगों को झटका लग जाता है। शिल्पा, तुमने हम सबका भरोसा तोड़ दिया। मुझे पता था बरखा ऐसा कभी नहीं कर सकती। बरखा, तुम्हें घर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम आज से ही कंपनी दोबारा ज्वाइन कर सकती हो। शिल्पा, आज के बाद तुम कंपनी में कदम नहीं रखोगी। अगर मदद करनी है तो हमसे कहती, चोरी करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। कुछ दिनों बाद बरखा फिर से कंपनी में काम करने लगती है। एक दिन वो अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचती है। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन जी और मधुवाला रह रहे होते हैं। उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम सामान बचा होता है। उन्हें इस हालत में देखकर बरखा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आई एम सो सॉरी मम्मी पापा, खुद को निर्दोष साबित करने में मैं देर कर दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू सुरक्षित है, यही हमारे लिए काफी है। हमें तुझ पर गर्व है। अगले कुछ महीनों तक बरखा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाती है। फिर वो अपने माता पिता के लिए एक सुंदर पक्का घर बनवाती है। नए घर की चाबी लेकर जब वो उन्हें घर दिखाती है तो दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कुछ दिन बाद बरखा और अर्जुन कार से वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में अचानक बादल घिर आते हैं। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अर्जुन, गाड़ी रोको ना, मेरा बारिश में नहाने का बहुत मन कर रहा है।
अर्जुन गाड़ी साइड में रोक देता है। बरखा दौड़कर सड़क पर चली जाती है। वो दोनों हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगती है। पता है, अब मुझे भी बारिश पसंद आने लगी है। सच? हाँ, क्योंकि इसमें मुझे हमेशा तुम दिखाई देती हो। बरखा हंस पड़ती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। क्या कुदरत सच में बरखा का साथ देती थी जब उसका कोई स्पेशल दिन होता था, क्योंकि हर बार बारिश हो जाती थी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।